Hello everyone, welcome to Learning Sessions. This is Jyoti and today our topic of discussion is poverty alleviation programs. So please like, share and subscribe our channel and don't forget to press bell icon to get notification for our upcoming videos. So let's start the topic. पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स मीन्स कि पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए जो प्रोग्राम्स चलाए गए हैं फ्रॉम सो मैनी ईयर्स, तो उनका कितना हमें बेनिफिट मिल पाया है, जब वो प्रोग्राम्स वर्क कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उनमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमें, और क्या रिसेंटली न्यू प्रोग्राम्स चलाए गए हैं पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसे हमने बात करी कि पॉवर्टी को रिमूव काफ़ी सालों से करने की कोशिश करी जा रही है, तो जो ये गोल है वो लॉन्ग टर्म गोल है, क्लियर, क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा जो रीजंस हैं, ठीक है। पॉवर्टी इंक्रीज़ करने का जो रीज़न्स है, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है डे बाय डे, ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्लियर। और बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, क्लियर। जो सेक्टर्स हैं, जैसे रूरल सेक्टर्स हैं स्पेशली, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है अच्छे से, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से जो पॉवर्टी है वो अभी भी है। इतने सालों से हम उस पर वर्क करते आ रहे हैं, बट फिर भी पॉवर्टी जो जड़ से नहीं जा पा रही है, क्लियर। तो जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है एक, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं साथ साथ इसके, जिसे रिमूव करना, हमें पॉवर्टी को रिमूव करना जो टफ होता जा रहा है, क्लियर। तो अगर हम बात करें कि पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हो सकता है कि पॉवर्टी रिमूव जल्दी से होना शुरू हो जाए, ठीक है। जैसे कि एजुकेशन है, क्लियर। एजुकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाए हैं, जैसे कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है 6 to 14 ईयर के चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। तो एजुकेशन हमारी बेसिक नीड है। क्यों है? क्योंकि अगर एजुकेट होएगा बंदा तो कोई ना कोई, अगर उसके पास स्किल्स हैं, नॉलेज है, तो कोई ना कोई ऐसा इनोवेटिव वे निकाल लेगा अर्न करने का, क्लियर। तो वो ऐसे फ्री नहीं बैठा रहेगा जिससे कि पॉवर्टी इंक्रीज़ करे, ठीक है। तो एजुकेशन जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है आजकल। एजुकेशन से बंदा क्या है, कुछ ना कुछ ऐसा इनोवेटिव कर लेता है जिससे कि वो अर्न कर सके, क्लियर। जैसे कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट जॉब्स है, ठीक है। तो ये जो रिजर्वेशन है, चाहे वो वुमेन की रिजर्वेशन की बात हो, चाहे SC ST की रिजर्वेशन की बात हो, चाहे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन की बात हो, तो ये रिजर्वेशन जो करी गई हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, इससे भी जो पॉवर्टी है वो रिमूव करे जाने में हेल्प मिलती है। कैसे मिलती है? क्योंकि जैसे हमारे वीकर सेक्शंस हैं, ठीक है, अगर हम उनके लिए कोटा रख रहे हैं, उन्हें रिजर्व कैटेगरी में डाल रहे हैं, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब लेने की, क्लियर। तो जिससे क्या है, जो वो सेक्टर है, जो वीकर सेक्शन है, ठीक है, वो भी अपने आप को अपग्रेड कर पाएगा, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो अपने आप को उससे अप लेके आ सकेंगे, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान किस पे देना है, फूड पे, फूड के प्राइजेस पे, ठीक है। फूड के प्राइजेस पे क्यों ध्यान देना है? क्योंकि जो पुअर सेक्शन है वो 80% ऑफ देयर इनकम जो है वो फूड पे ही स्पेंड करता है, ठीक है। जो जैसे हम दिहाड़ीदार की बात करें, जैसे लेबर क्लास है, तो उनका क्या रहता है कि वो दिन में जितना कमाते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने घर का खर्चा करते हैं, ठीक है, उतना वो फूड आइटम उस दिन के लिए लेके जाते हैं और वो खाते हैं, क्लियर। तो ये जो है लोग स्पेशली फूड पे ही अपनी इनकम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। तो हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फूड की जो आइटम्स हैं उनको कंट्रोल्ड प्राइस में सेल करे उनको, ताकि वो जो है वो पॉवर्टी लाइन से अप आ सकें, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कंट्रोवर्सीज ओवर एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन। अगर हम बात करें कि जो पॉवर्टी रिडक्शन को लेके कंट्रोवर्सीज की ही बात करें, तो देखो जो ये कंट्रोवर्सीज क्या है कि जो हमने इतने सारे प्रोग्राम्स चलाए, ठीक है, उनका बेनिफिट हमें नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर्ली। तो वो कंट्रोवर्सी है कि जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे, क्लियर। और जो डेटा शो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो पॉवर्टी है वो रिमूव नहीं हो पा रही है, क्लियर। तो ये जो कंट्रोवर्सी है उसको शो किया जा रहा है। जैसे कि हम बात करें कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, अगर हम डेटाज के अकॉर्डिंग चलें तो उसको क्लियर करने के लिए कुछ डेटाज हमारे पास अवेलेबल हैं। वो क्या हैं कि अगर हम देखें कि जो पॉवर्टी है वो 2011 से 2019 तक वो फॉल हुई है 12.3% के साथ, ठीक है। जो वर्ल्ड
जो वर्ल्ड बैंक है उसको उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम उस जो पॉवर्टी है उसको मेजर करते हैं कि जिस पर्सन की डे की इनकम, ठीक है, $1.90 है, मीन्स कि वो $1.90 अगर पर डे कमा रहा है, इट मीन्स वो उससे ऊपर अगर कमा रहा है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है, अगर इससे बिलो कमा रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग ये डेटा मेजर करा गया है कि उसके अकॉर्डिंग अगर हम $1.90 को लेके चलें तो उसके अकॉर्डिंग 12.3% से हमारी जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस हुई है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पॉवर्टी थी 2009 में, वो है 10.2% की। ठीक है, 10.2% जो पॉवर्टी है वो कंसीडर करी गई है, रिकॉर्ड करी गई है 2019 में। क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं कि 2016 और 19 की स्पेशली, तो जो अर्बन पॉवर्टी है वो 2016 में राइज करी थी। 2016 में जो अर्बन पॉवर्टी वो क्यों राइज करी थी? क्योंकि डीमोनेटाइजेशन होने की वजह से। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन होने की वजह से जो लोग हैं, इकॉनमी स्लो डाउन हो गई थी। ठीक है, इकॉनमी के स्लो डाउन होने से जो लेबर है, ठीक है, वीकर सेक्शंस है, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, या फिर थोड़े से अप थे पॉवर्टी लाइन के, ठीक है, वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन आ गए। क्लियर? तो अगर हम 2019 की बात करें तो इसमें भी इकॉनमी जो है वो स्लो डाउन हुई है। रीज़न था हमारा जो कोविड का। ठीक है, कोविड की वजह से भी जो इकॉनमी के स्लो डाउन होने की वजह से, जैसे आपको सबको पता है कि लॉकडाउन लग गया था, ठीक है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे। ठीक है, उसकी वजह से भी जो पॉवर्टी है, रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी, वो क्या है, इंक्रीज हो गई थी। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो जो डेटा है हमारा ऑफिशियल डेटा सीरीज वो स्टॉप हो चुका है, वो 2019 तक का हमारे पास अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो जो ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन जो है वो है नेशनल सैंपल सर्वे के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो हमें इंडिकेट कर रही है कि 1903 में जब ये सर्वे स्टार्ट करा गया था, उस टाइम पे जो पॉवर्टी थी वो थी हमारी 47.6%। क्लियर? वो धीरे धीरे रिड्यूस होती गई, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि जो पॉवर्टी है इंडिया में वो रिड्यूस होती जा रही है, डे बाय डे डिक्लाइन होती जा रही है। क्लियर? ये डिक्लाइन होती जा रही है। ये जो डॉटेड लाइन है, ये डेटा हमने लिया है नेशनल अकाउंटिंग स्टैटिस्टिकल से। ठीक है, तो जो हमें शो कर रहा है कि जो पॉवर्टी है वो 7.2% है। क्लियर? बट अगर हम देखें डेटा कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे के अकॉर्डिंग, तो वो डेटा जो है वो हमें शो करता है कि जो हमारी पॉवर्टी है वो है 10.2% की। ठीक है, 2019 के अकॉर्डिंग जो हमारी पॉवर्टी है वो 10.2% है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्टरनेट व्यू लेते हैं इंडियन पॉवर्टी का। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि जो उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जैसे जो गवर्नमेंट है उन्हें स्कीम्स प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है, जो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, जो पैसे उन्हें ट्रांसफ़र किए जाते हैं लोगों को, उस विद ट्रांसफ़र और विदाउट ट्रांसफ़र जो पॉवर्टी है वो हमारी कैसे है, कितनी है, ठीक है, वो रिड्यूस कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अगर हम बात करते हैं पॉवर्टी की, जो पॉवर्टी है वो जैसे इंडिकेट कर रही है कि ये रिड्यूस कर रही है, बहुत अच्छे से रिड्यूस कर रही है। बट 2019 में जो पॉवर्टी है, अगर हम कंपेयर करते हैं इसको विदाउट ट्रांसफ़र की, कि अगर गवर्नमेंट ट्रांसफ़र नहीं कर रही है लोगों के अकाउंट में पैसे पॉवर्टी से ओवरकम करने के लिए, तब जो पॉवर्टी है हमारी 19 में वो बढ़ना शुरू हो गई है, विच इंडिकेट्स कि वो पॉवर्टी इंक्रीज़ करना शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि हमारा कोविड आने की वजह से। क्लियर? और गवर्नमेंट अगर उनके उसमें ट्रांसफ़र नहीं कर पा रही थी तो जो पॉवर्टी है वो उन एरियाज़ में इंक्रीज़ करना शुरू हो गई। ठीक है, जिन केसेस में गवर्नमेंट उनको ट्रांसफ़र कर रही थी उनके अकाउंट्स में, उस केस में जो पॉवर्टी है वो यहाँ पे आके रुक गई है, उसकी डिक्लाइन जो है वो रुक गई है, वो जितनी पॉवर्टी थी उतनी पॉवर्टी है। क्लियर? जो ये इंडिकेट करती है कि 2019 में जो हमारा मतलब कोविड की वजह से जो भी इकॉनमी की ग्रोथ या इकॉनमी में जो अनस्टेबिलिटी आई है उसकी वजह से पॉवर्टी ने फिर से अपने आप को आप बोल सकते हो पॉवर्टी इंक्रीज़ करना शुरू हो गई है, जहाँ फिर वो जिस रेट से डिक्लाइन कर रही थी वो उस रेट से डिक्लाइन नहीं कर रही है। क्लियर? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं
परसिस्टेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन। अगर हम जो बच्चों में माल न्यूट्रिशन की बात करें तो जो सर्वेज हैं हमारे, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जो 2019 और 20 में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो 5th कंडक्ट करवाया गया था, जो कि 2 फेसेस में करा गया। ये भी रीज़न क्या था, हमारा कोविड की वजह से इसको 2 उसमें फेजेस में कंडक्ट करवाना पड़ा। ठीक है, जो फर्स्ट फेज था वो 2019 के एंड में और 2020 के अर्ली में था। ठीक है, इस और जो सेकंड फेज था वो आफ्टर लॉकडाउन कराया गया। ठीक है, अब ये सर्वे है क्या, सबसे पहले हम बात करें ये सर्वे क्या है। कि ये सर्वे बताता है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, इंडिया में जो चिल्ड्रन हैं वो कितने वो कितने न्यूट्रिशियस हैं। ठीक है, माल न्यूट्रिशंस कितने हैं। ठीक है, जो उनकी हेल्थ है, चाइल्डहुड स्टनिंग को लेके, चाइल्डहुड वेस्टिंग को लेके। चाइल्डहुड स्टनिंग क्या होता है, चाइल्डहुड स्टंटिंग क्या होता है कि जो बच्चे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर, जैसे कि सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर वो 4 ईयर का है तो उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, बट उसकी हाइट उतनी नहीं हो पा रही है। ठीक है, और उसको बार बार इन्फेक्शन हो जाती है, तो वो है हमारा चाइल्डहुड स्टंटिंग। ठीक है, जिसमें वो हेल्दी नहीं रह पा रहा है ड्यू टू जो उसकी न्यूट्रिशियस फूड ना मिलने की वजह से। क्लियर, तो अगर हम बात करते हैं चाइल्डहुड वेस्टिंग तो उसमें क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा पतला है, जैसे बहुत ज़्यादा पतला है, वो अपने हाइट के अकॉर्डिंग, अपने एज के अकॉर्डिंग जो उसकी हेल्थ है वो नहीं है। क्लियर, तो वो चीज़ें इसमें कैलकुलेट करी गई कि कितने बच्चे जो हैं वो चाइल्ड स्टंटिंग इम्प्रूव कर पाई है कि नहीं कर पाई है, चाइल्डहुड वेस्टिंग कितनी है। ठीक है, जो अंडर वेट कितने बच्चे हैं, तो ये सर्वे में ये चीज़ें देखी गई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो हमारा NFHS 5 डेटा के अकॉर्डिंग जो इम्प्रूवमेंट तो आई है। ठीक है, स्टंटिंग जो चाइल्डहुड स्टंटिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, बट जो एनीमिया की प्रॉब्लम है वो इंक्रीज होती जा रही है। एनीमिया क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल की कमी होना, ठीक है, होमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में कम होना उसकी। ठीक है, हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं खून ना बनना प्रॉपरली। ठीक है, जो खून की कमी होना बच्चे में, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एनीमिया कहलाता है। ठीक है, तो ये जो इस एनीमिया के केसेस जो है वो इंक्रीज करना शुरू हो गए हैं। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिनिमल इम्प्रूवमेंट जो है, ये जो हमारा 5th सर्वे है इसके अकॉर्डिंग ये देखने को मिला है कि मिनिमल इम्प्रूवमेंट हुई है। ठीक है, जो कि न्यूट्रिशन के केस में अगर देखें तो इम्प्रूवमेंट हुई है, बट कुछ केसों में ये जो डेटा हमें शो कर रहा है कि वर्स हो गए हैं, कुछ केसेस बहुत ज़्यादा वर्स हो गए। जैसे हमने बात करी एनीमिया के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं। क्लियर, तो अगर हम बात करें ये सब क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे इंडिया में अगर हम बात करें जो चिल्ड्रन हैं, जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो डिपेंड करते हैं सीरियल वेस्ट फूड पे, मीन्स कि जैसे पल्सेस हो गई, ठीक है, राइस व्हीट ये वो, इन सब चीज़ों पे ही डिपेंड करते हैं। एक्स्ट्रा न्यूट्रिशियस फूड ये गेन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, ड्यू टू पॉवर्टी और भी बहुत सारे रीजंस है जैसे कि। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इनकी वजह से जो चिल्ड्रन है वो माल न्यूट्रिशियस रह जाते हैं। क्लियर, तो जो ये सर्वे है जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था, जो 3rd वो कंडक्ट करवाया गया था 2005 और 6 में, 3rd से लेके 4th सर्वे तक, मीन्स कि 2006 से लेके 2016 तक जो हमारी स्टंटिंग में रिडक्शन आई है वो 10% पॉइंट थी। ठीक है, 10% पॉइंट के साथ रिडक्शन आई है 10 ईयर्स में। बट इफ वी कंपेयर 2016 टू 2020 तो जो रिडक्शन है वो सिर्फ 3% पॉइंट की है, मीन्स कि 0.7 परसेंटेज पॉइंट पर ईयर वो रिड्यूस कर पाया है, मीन्स कि जो उसकी रिड्यूस करने की केस था वो कम हो गया है। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारा जो टारगेट था 2017 का वो था 2% पॉइंट का, कि हर साल हम 2% पॉइंट वो रिड्यूस करेंगे। क्लियर, माल न्यूट्रिशन की जो कमी है उसको कम करने की कोशिश करेंगे 2% पॉइंट के साथ, बट वो नहीं हो पा रहा। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम बात करें जो चिल्ड्रन हैं, ठीक है, जो अगर हम बात करें कि वुमेन हैं, ठीक है, जो 67% जो चिल्ड्रन हैं वो एनीमिक हैं, एनीमिया के
प्रॉब्लम है उन्हें, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें उसको 4th सर्वे के साथ तो वो 59% थे। मीन्स कि अगर हम बात करें कि 59% जो चिल्ड्रन अनिमिक थे वो 4th सर्वे में, अब वो कम होके बढ़ के वो 67% हो गए हैं। जैसे हमने अभी बात करी कि कुछ केसों में ये चीज़ें वर्स होती जा रही हैं, जैसे अनीमिया का ही केस लिया था हमने, तो अनीमिया में जो लोग हैं ज़्यादा एनीमिक होते जा रहे हैं। तो 5th सर्वे में जो है वो 67% जो बच्चे हैं वो अनीमिक हो चुके हैं, ठीक है, जो कि 59 था 4th सर्वे के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो अगर हम इसे ग्राफिकली देखें तो जो स्टंटिंग देखते हैं अगर हम, तो जो ये है 4th सर्वे, 3rd सर्वे सॉरी, ये है 3rd सर्वे और ये है हमारा 4th सर्वे और ये है हमारा 5th सर्वे। क्लियर। तो स्टंटिंग जो थी 3rd सर्वे में 48% थी, ठीक है, जो कि रिड्यूस होके 4th सर्वे में 38.4 हो गई और 5th सर्वे में 35.5, विच इंडिकेट्स कि धीरे धीरे सही वो जो कमियां हैं वो कम होना शुरू हो गई हैं। तो अगर हम बात करते हैं वेस्टिंग की, जिसमें कि हम बात कर रहे थे कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, ठीक है, और जितनी उनकी हाइट है, जो उनका एज है, उसके अकॉर्डिंग वो ग्रो नहीं कर पा रहे। तो अगर हम उसको देखते हैं तो वो 3rd सर्वे में कम था, बट 4th सर्वे में वो इंक्रीज हो गया था, 21% हो गया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें 5th सर्वे में, तो 5th सर्वे में उसमें थोड़ी सी कमी आई है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं अंडर वेट की, तो 3rd सर्वे में 42.5% जो बच्चे थे वो अंडर वेट थे, ठीक है। और अगर हम बात करें कि 4th सर्वे की, तो 35.8 जो बच्चे हैं वो अंडर वेट थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 5th सर्वे की, तो 32.1, क्लियर, जो बच्चे हैं वो अंडर वेट हैं। तो ये चीज़ें क्यों हैं, जैसे हमने पहले बात करी फूड की, इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है कि फूड की जो क्वालिटी ऑफ डाइट है, ठीक है, वो आपको बनाती है कि आप न्यूट्रिशियस चाइल्ड बनो कि माल न्यूट्रिशियस रह जाओ, ठीक है। तो जो फूड आप ले रहे हो वो ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो फूड कैसा है, वो न्यूट्रिशियस फूड है कि वो उसमें न्यूट्रिशंस की कमी है। क्लियर। जो हमने अभी बात करी थी कि जो इंडियन पीपल हैं वो ज़्यादा डिपेंड करते हैं किस पे, जो हमारे सीरियल फूड्स हैं, जैसे कि वो हो गए, वीट हो गई, राइस हो गए, पल्सेस हो गए, बट जो न्यूट्रिशियस फूड हैं उनकी कमी रहती है, ठीक है। जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क है, एग है एंड मीट है, इनकी जो लोग हैं वो कम कंज्यूम करते हैं ना, जिसकी वजह से उनमें न्यूट्रिशन की जो है कमी रह जाती है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिसी ऑप्शन फॉर एलिविएटिंग पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए क्या पॉलिसीज़ बनाई गई थी, ठीक है। तो पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि पॉवर्टी जो है वो डिपेंड किस से करती है, वो प्रोडक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट से सबसे ज़्यादा लिंक है। रूरल जो पॉवर्टी है, अगर हम रूरल पॉवर्टी की ही बात कर रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा लिंक किससे करती है, प्रोडक्टिविटी और अनएम्प्लॉयमेंट से। तो हमें सबसे पहले टारगेट किसे करना चाहिए, ठीक है, हमें जो प्रोडक्टिविटी है रूरल एरिया की, जैसे हमने पिछले सारे चैप्टर्स में पढ़ा, पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि रूरल एरिया की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए कितने सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, इसे प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है। तो ये जो इसकी प्रोडक्टिविटी है उसे इम्प्रूव करना और अनएम्प्लॉयमेंट को मिटाना, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करना, तभी हम जो पॉवर्टी से ऊपर आ सकते हैं, पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर। तो अगर हम बात करें कि जो डायरेक्ट एक्शन है पॉवर्टी पे, वो स्टार्ट हो गया था 4th और 5th प्लान से ही, ठीक है। 4th और 5th जो हमारा 5 ईयर प्लान्स थे पहले, ठीक है, उनमें जो 4th और 5th प्लान था उसमें ही इस पे जो है एम्फेसिस करना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम पे जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, किस पे फोकस करना था, बेसिक नीड्स पे, बेसिक नीड्स लाइक ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सैनिटेशन पे, और जो स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है, इन सब पे एम्फेसिस करा गया सबसे ज़्यादा, और एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उनमें कौन कौन सी स्कीम्स इन्वॉल्व थी, ठीक है, जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ठीक है, इसका क्या एम था कि सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाना लोन के लिए, जो इंडिविजुअल्स हैं, फार्मर्स हैं, हाउस होल्ड जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, अगर उन्हें कोई एसेट खरीदना है, ठीक है, जैसे सपोज लैंड ही खरीदनी है, तो उन्हें उसके लिए सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाई जाएँ। क्लियर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें और भी बहुत सारे प्लान्स इन्वॉल्व करे गए, जैसे कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड रूरल लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जिसे हम 100 दिन रोजगार योजना भी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड उन्हें वुमेन और चिल्ड्रन के लिए डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, ताकि उनको ट्रेनिंग दी, जो रूरल यूथ है उसको ट्रेनिंग दी जाए। जैसे वोकेशनल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा वोकेशनल एजुकेशन दी जाए, ताकि वो साथ ही के साथ अपने जॉब के लिए भी प्रिपेयर करते रहें। तो अगर हम बात करते हैं कि इतना ज़्यादा एम्फेसिस करने के बाद भी हम जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उसमें बिल्कुल भी हम मतलब बोल सकते हैं कि चेंज आया है। जैसे हमने अभी बात करी कि वो चेंज तो आया है, रिड्यूस तो हुई है पॉवर्टी, बट जितना हमने प्रोजेक्ट करा था कि इतने टाइम में हम इतनी रिमूव कर देंगे पॉवर्टी, वो प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर। अगर हम बात करें कि जो बेसिक नीड है वो भी अभी बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल नहीं करवाई जा पाई हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट है इसमें मेन इश्यूज इन्वॉल्व एंड पॉलिसी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल। तो मेन इश्यूज क्या थे, यही मेन इश्यूज थे हमारे कि जो एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है टाइम टू टाइम, ठीक है, सबसे बड़ा इशू यही है कि टाइम के साथ जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ करती जा रही है डे बाय डे। तो जो ये स्कीम्स हैं, ठीक है, उसको और लार्ज लेवल पे लेके आने की हमें ज़रूरत है। क्लियर। तो अगर हम बात करते हैं कि जो स्ट्रेटजीज़ हैं बनाई जा रही हैं, जो प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, स्कीम्स बनाई जा रही हैं, उनको हमें ऐसे इम्प्लीमेंट करना है कि वो सबको जो टारगेट सेक्शन है हमारा, उसको ही वो प्रोवाइड की जाए। जो जिनको उस स्कीम की ज़रूरत नहीं है वो भी आके वो स्कीम का बेनिफिट ना ले लें। क्लियर। जैसे हमने देखा होगा गांव में, जब रूरल एरियाज़ में, जब अर्बन एरियाज़ में भी बहुत जगह क्या होता है कि जो स्कीम्स जिन लोगों के लिए होती है वो उनमें उन लोगों को नहीं मिल पाती है, बाकी ही कुछ करप्शन के ज़रिए या कुछ भी करके वो बेनिफिट ले जाते हैं। ठीक है। तो इससे क्या है, जो पॉवर्टी है वो हमारी रिमूव नहीं हो पा रही है। क्लियर। तो इनको मॉनिटर करना, इन सब चीज़ों को चेक करना टाइम टू टाइम, ठीक है, ताकि हम पॉवर्टी को रिमूव कर सकें। ठीक है। अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो बनाए गए थे, जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स थे, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम एंड जो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम था। ठीक है। ये सारे प्रोग्राम्स क्यों चलाए गए, ताकि जो पॉवर्टी है उसे रिमूव किया जा सके। बट जो पॉवर्टी है वुमेन और जो हमारे चिल्ड्रन हैं उनके लिए भी प्रोग्राम्स चलाए गए, जैसे वुमेन इंक्लूडेड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है। प्रोग्राम चलाया गया ताकि जो वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, उनकी भी डेवलपमेंट हो सके। क्लियर। तो ये जो इश्यूज थे इन्हें रिमूव करने के लिए और जो स्टेप लिए गए वो ये थे कि न्यू प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और जो पहले प्रोग्राम थे उनको लार्ज करा गया। क्लियर। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो ले सकें और पॉवर्टी लाइन से आप आ सकें। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, जो कि लॉन्च करा गया 1978 में, बट इम्प्लीमेंट करा गया 1980 में। क्लियर। तो इसका मेन मोटिव क्या था, मेन मोटिव यही था, इसका मेन एम यही था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना, जो लोग गरीब हैं, पुअर लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना और उनकी स्किल्स को डेवलप करना, ताकि वो और जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए बेनिफिट ले सकें। क्लियर। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे इस स्कीम के वो क्या थे, मेन ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का, सबसे पहले तो उन्हें उन्हें एनहांस करना, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे एनहांस करना, उसे जॉब प्रोवाइड करवा के उन्हें, ठीक है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे एनहांस करना और उन्हें डेवलप करने में हेल्प करना, हर एक लेवल पे उन्हें डेवलप करने में हेल्प करना। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनका और मोटिव क्या था, कि एसेट्स के लिए सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाना। ठीक है। जो टारगेटेड ग्रुप है हमारे उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाना, ताकि वो जो भी एसेट उन्हें रिक्वायर्ड है वो उसे परचेज कर सके, ताकि वो भी डेवलप कर सके। ठीक है। तो इनका मेन ये नहीं था कि सिर्फ रूरल एरिया में ही इन्हें सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी गई या फिर उसी पे एम्फेसिस करा गया। जो हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी तीनों सेक्टर हैं, तीनों सेक्टर में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लोग हैं, उनके लिए सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाई गई। क्लियर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें बेनिफिशरीज कौन कौन थे, किन किन के लिए एक्चुअली ये स्कीम लाई गई, ठीक है। तो वो कौन थे, जैसे रूरल आर्टिशंस हैं, ठीक है, लेबरर हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है जो हमारा, जो जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तब जो उनकी इनकम अगर 11,000 है पर एनम, ठीक है, तो वो वीकर सेक्शन में उन्हें इंक्लूड करा गया था। बट अब जो इसकी लिमिट है वो 8 लाख पर एनम तक की कर दी गई है, मीन्स की जिसकी 8 लाख तक की इनकम है साल की, उसको जो हमारा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें बेनिफिट्स दिए जाते हैं, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं। क्लियर। तो अगर हम बात करें कि किसको कितनी सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको 25% सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, उनको 33.3%, SC/ST जो फैमिलीज है, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं जो उनके 50%, ठीक है। तो अगर हम बात करें सब्सिडी की अमाउंट की बात करते हैं, तो जो SC/STs हैं उनको 6,000 की सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं उनको 4,000 की, जो कि ड्रॉट प्रॉन एरिया, नॉन ड्रॉट प्रॉन एरिया के लोग हैं, क्लियर। और डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो आते हैं, जो नॉन डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में आते हैं उन लोगों को 4,000 तक की सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जा रही है, और जो ड्रॉन प्रॉन एरिया प्रोग्राम में आते हैं या फिर ड्रॉट डेवलपमेंट प्रोग्राम में आते हैं उनको 5,000 की सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, क्लियर। अगर हम वुमेन की बात करें, ठीक है, या फिर कैंडिडेट्स की बात करें जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, या फिर SC/ST की बात करें तो SC/ST को 50% है, वुमेन को 40% है, और डिफरेंटली एबल्ड लोगों को 3% तक की सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारी स्कीम है वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ठीक है। बहुत सारी वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स चलाई गई थी, जैसे अब हमने पढ़ा था जवाहर रोजगार योजना चलाई गई, ठीक है, जो कि 1 अप्रैल 1989 को जिसे लॉन्च करा गया था, और जिसमें 20% शेयरिंग थी, मींस कि 80% सेंट्रल गवर्नमेंट डालती थी अपना कंट्रीब्यूशन और 20% जो स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन थी। मिलियन वेल्थ स्कीम थी, ठीक है, जिसमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई पुअर जो फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो बिलोंग करते हैं SC और ST कैटेगरी को, क्लियर। बट फिर भी जो लैक ऑफ प्लानिंग है इन जो स्कीम्स में, वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम में लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से ये इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं कर पाई, क्लियर। तो इसको इफ़ेक्टिवली बनाने के लिए तो जो प्लानिंग अच्छे से प्लानिंग की जाए, ठीक है, और जो इसको इम्प्लीमेंट करने का जो मैकेनिज़्म है उसे चेंज किया जाए, ताकि इंसेंटिव्स चेंज करे जाए, ताकि ये जो स्कीम है हमारी वर्क कर सके, क्लियर, पॉवर्टी रिमूव करने में, क्लियर। तो अगर हम बात करें कि जो हमारी स्कीम थी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है, वो महाराष्ट्र में हमने सबसे पहले स्टार्ट करी थी, तो वहाँ पे अच्छा रिजल्ट दिया है स्कीम ने, तो इसे हमने नेशनल लेवल पे लाया इस स्कीम को, ठीक है। तो इस स्कीम का क्या मोटिव था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का, कि इसे हम 100 दिन रोजगार योजना भी कहते हैं। 100 डे जो गारंटी प्रोग्राम था, जो 18 ईयर से अप लोग हैं उनके लिए कम से कम 100 दिन का रोजगार उन्हें दिया जाए, ठीक है, ताकि वो बिलो पॉवर्टी लाइन से अप आ सकें, ठीक है। इसको लॉन्च करा गया था 2 Feb 2006 में इन 200 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में। जो सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है हमारे 200 जो डिस्ट्रिक्ट थे 2006 के अकॉर्डिंग, उनमें सबसे पहले इन्हें लॉन्च करा गया पहले फेज़ में, और दूसरे फेज़ में 330 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करा गया 2008 में, और जो रेस्ट ऑफ द 266 डिस्ट्रिक्ट्स थे सितंबर 2008 में उनको थर्ड फेज़ में कवर करा गया। और अगर हम 2009 के डेटा की बात करें तो मोर देन 4.47 करोड़ जो हाउस होल्ड्स हैं वो इस स्कीम का बेनिफिट ले पाए, ठीक है, इतने लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हो पाए इस स्कीम के अंडर। नेक्स्ट है एसेट रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो एसेट रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले ये इशू है हमारे लिए, क्योंकि जो लैंड है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर। क्योंकि और ये जो प्रॉब्लम है डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो फार्मर्स हैं वो जैसे पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, तो जो फार्म्स हैं वो छोटे छोटे फार्म्स में डिवाइड होता जा रहा है, क्लियर। और जो लार्ज फार्मर्स हैं तो वो उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, जैसे, ठीक है, जो फार्मर्स है, जैसे हमने बात करी कि इंडिया में 90% जो है वो स्मॉल, मीडियम और मार्जिनल फार्मर्स हैं, क्लियर। तो जो फार्मिंग है वो हमारे पास लैंड है जो उतनी नहीं है जितनी हमें प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उन फार्मर्स के पास लैंड नहीं है। तो अगर हम बात करें कि 1991 में जो होल्डिंग थी वो
1% लोगों के पास जो होल्डिंग थी 10 हेक्टर्स की थी, ठीक है, और उससे अबव जो थी वो 17% लोगों के पास थी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि लेस देन अगर होल्डिंग थी किसी के पास 1 हेक्टर से, तो वो ओनली 15% लोग थे, क्लियर। तो अगर हम बात करें कि 5th प्लान में क्या अप्रोच करा गया कि लैंड सीलिंग करेगी, ठीक है, वो 4.1 हेक्टर्स करेगी जिसे कि बेस्ट इरिगेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाए, ठीक है। बट जो अब लैंड सीलिंग है वो चेंज कर दी गई है, वो कर दी गई है 2000 स्क्वायर मीटर, मीन्स कि जो फार्मर है उसके पास 2000 स्क्वायर मीटर की जो वो है लैंड रहेगी। अगर उससे ज़्यादा है तो गवर्नमेंट उसे लेके दूसरे किसी ऑनर को दे देती है, दूसरे किसी फार्मर को दे देती है, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है एसेट की, लैंड की, वो प्रॉपर हो सके, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें भी लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल पार्टीज़ का इसमें कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से जो शो करा गया, जो हमारे पास सरप्लस देखा गया जो इसमें लैंड में, वो सिर्फ 2% तक का था कल्टिवेटेड एरिया का, क्लियर। तो अगर हम बात करें कि इसीलिए जो ये था एसेट रीडिस्ट्रीब्यूशन का, तो हम इस पर रिलाय नहीं कर सकते थे क्योंकि ये प्रॉपर नहीं था, ठीक है। इससे हम रिलाय नहीं कर सकते कि ये पॉवर्टी को रिमूव करने में हेल्प कर पा रहा है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक नीड प्रोग्राम की। तो बेसिक नीड प्रोग्राम का क्या मोटिव था कि जो पुअर हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको बेसिक नीड्स हैं जो हमारे, वो एटलीस्ट प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। वो बेसिक नीड्स क्या हैं, जैसे हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है, रूरल हेल्थ है, रूरल वाटर सप्लाई है, रोड है, ठीक है। जो बेसिक नीड है लोगों को, जो बेसिक चाहिए, ठीक है, वो उन्हें प्रोवाइड कर, जैसे राशन है वो उन्हें लो रेट पे प्रोवाइड करवाया जाए। जैसे हमने फूड की बात करी, माल न्यूट्रिशन क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा, ठीक है, तो वो फूड उन्हें प्रोवाइड करवाया जाए। जो बाकी की बेसिक नीड्स हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, वाटर सैनिटाइजेशन है, ठीक है, वाटर है, इन सब चीज़ों को उन्हें प्रोवाइड, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वो उन्हें प्रोवाइड करवाई जा सके, ताकि वो जो पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं वो उससे अपने आप को अप लाने में उन्हें हेल्प मिले, क्लियर। तो अगर हम बात करें कि जो लोग हैं बहुत ज़्यादा है, मीन्स की जो पॉपुलेशन है हमारी बहुत ज़्यादा है, तो ये जो सारे मेथड्स हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, हेल्थ करवाना, तो गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रही है इसके कि इस चीज़ को रिमूव किया जाए। बट जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है, जिसके लिए जो ये मेथड्स हैं एडुकेट नहीं रह रहे हैं, और गवर्नमेंट उस चीज़ को भी कॉप अप करने के लिए न्यू पॉलिसीज़ जो हैं वो लेके आ रही है, क्लियर, ताकि जो पॉवर्टी लाइन को रिमूव, पॉवर्टी लाइन से बिलो लोग हैं उन्हें उससे अप लाया जा सके, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स की, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि क्या क्या प्रोग्राम्स जो हैं गवर्नमेंट ने चलाए हैं और उनके क्या मोटिव हैं और किस ईयर में वो प्रोग्राम लॉन्च करा गया, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, जो 1978 में लॉन्च करा गया, ठीक है। इसको लॉन्च किसने करा था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, ठीक है। तो इसका जो मेन मोटिव क्या था कि जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ठीक है, और जो उन सेल्फ एम्प्लॉयड हों या वेज एम्प्लॉयड हों, ठीक है, बट वो पॉवर्टी लाइन से अपने आप को ऊपर लाने में उन्हें हेल्प मिले, ठीक है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो रेज हो सके, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 1985, ठीक है, और इसे लाया किसने था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। तो इस योजना का क्या मोटिव था, जैसे आवास से आप समझ ही रहे हो, हाउस, ठीक है, तो जो लोग हैं हाउसलेस लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है रूरल एरिया में, ठीक है, अभी भी स्लम्स में रह रहे हैं, तो उन एरियाज़ को, उन लोगों को घर प्रोवाइड करना। तो इसके लिए उस टाइम पे 13 लाख जो हाउस फैसिलिटीज़ थी, 13 लाख हाउस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए जो ये स्कीम बनाई गई थी, क्लियर। और जो लोन है लोगों को, ठीक है, वो सब्सिडी रेट पे दिया जा सके, क्लियर। नेक्स्ट है इसमें कि जो अपॉर्चुनिटी हाउस होल्ड जो लोग हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो ऑन डिमांड एम्प्लॉयमेंट, मीन्स कि जो उनकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उन्हें एम्प्लॉयमेंट दी जा सके और गारंटी दी जा सके स्पेसिफिक वेज की, कि इतनी मिनिमम आपको वेज मिलेगी, ठीक है, ये वर्क रहेगा और इतनी मिनिमम आपकी वेज रहेगी। वो ऐसे प्रोग्राम्स उन्हें प्रोवाइड करवाए जाएँ जिससे कि वो अपने आप को पॉवर्टी लाइन से अप कर सकें, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम की, जो 5 अगस्त 1995 में
लाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा। क्लियर। तो इसका मेन मोटिव क्या था कि जो 65 से अप हैं, क्लियर, उन्हें पेंशन प्रोवाइड करवाई जाए। जो 65 से अप हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन है उन लोगों को पेंशन दी जाए। ठीक है। तो जो तो 62 ये जब लॉन्च हुई थी तब 65 ईयर का था, बट लेकिन अब जो एज लिमिट है वो 60 कर दी गई है। क्लियर। तो जो 60 ईयर से 80 ईयर तक के लोग हैं उनको 200 पर मंथ पेंशन दी गई थी। ठीक है। जो 80 से अबव हैं उनको 500 पर मंथ पेंशन जो है प्रोवाइड करवाई गई। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। नेशनल फैमिली बेनिफिट जो स्कीम है ये अगस्त 1995 में लॉन्च करी गई मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा। क्लियर। इसका मेन मोटिव क्या था कि सपोज एक जो फैमिली है, ठीक है, उसका जो हेड है, जैसे हमने पहले बात करी कि जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें जो लोग हैं वो मैक्सिमम अपने हेड, जो उनका हेड ऑफ द फैमिली होता है वो उस पर ही डिपेंड करते हैं। क्लियर। तो उस जब 1995 की हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये चीज़ ज़्यादा थी कि लोग अपने हेड ऑफ द फैमिली जो है उसी पे डिपेंड कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस टाइम पे अगर हेड ऑफ द फैमिली की डेथ हो जाती है, क्लियर, तो जो नेक्स्ट पर्सन जो है वो हेड ऑफ द फैमिली बनता है, उसे 20,000 की अमाउंट प्रोवाइड करवाई जाए कि तब तक जब तक उसे कोई जॉब नहीं मिल जाती या फिर जो लॉस हुआ है उसे उसके हेड ऑफ द फैमिली के जाने से, ठीक है, वो उसे उस चीज़ को कॉप अप करने में हेल्प मिले। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम की, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो कि 1 अप्रैल 1999 में लॉन्च करी गई थी और इसको इम्प्लीमेंट करा था विलेज पंचायत्स ने। ठीक है। तो इसका मेन मोटिव क्या था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रूरल एरिया का वो सही कराया जाए, जैसे कि रोड हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो सही करवाए जाए। ठीक है। और जो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, वो उन्हें इतनी एम्प्लॉयमेंट एटलीस्ट दी जाए, इतनी वेजेस उन्हें दी जाए ताकि वो अपने जो डेली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं जो उनके, वो उसको मीट कर पाएँ। क्लियर। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा जो स्कीम है वो 2000 में लॉन्च करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा। तो इसका जो मेन मोटिव क्या था, जैसे अन्नपूर्णा से आपको क्लियर हो ही रहेगा कि फूड से रिलेटेड है, राशन से रिलेटेड है। तो जो लोग सीनियर सिटीज़न हैं, ठीक है, और ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंडर नहीं आ रहे हैं, उन्हें 10 kg जो फ्री फूड ग्रेन जो है वो प्रोवाइड करवाया जाए ताकि उनकी बेसिक जो नीड है फूड की एटलीस्ट वो पूरी की जा सके। क्लियर। नेक्स्ट है फूड एंड वर्क प्रोग्राम जो कि 2000 में लॉन्च करा गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा। तो इसका जो मेन मोटिव क्या था, फूड ग्रेन, जैसे ये भी फूड से रिलेटेड है तो इसका भी मेन मोटिव यही था, फूड ग्रेन की सप्लाई करना फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर एटलीस्ट मिनिमम रेट पे। ठीक है। तो जो फूड की जो सप्लाई है वो कौन करता था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। बट वो जो उसकी सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा लो रेट पे थी। लो रेट मीन्स कि जो स्लो थी इसकी जो रेट, सप्लाई का जो टाइम था, वो लोग जो सप्लाई ये जो कॉरपोरेशन है वो इसे सप्लाई करने में बहुत ज़्यादा स्लो थी। क्लियर। जो इसकी ड्रॉबैक था स्कीम का। नेक्स्ट है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो कि 2001 में चलाई गई, जिसका मेन मोटिव क्या था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना उन लोगों के लिए जो एक मिनिमम वेज पे काम करने के लिए रेडी हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ज़्यादा से ज़्यादा, और फूड्स एटलीस्ट इतना वो कमा सके कि अपनी फूड जो सिक्योरिटी है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है, वो उसे पूरा कर पाएँ, कि मीन्स उन्हें जितना न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, डे का, उसके अकॉर्डिंग वो उतना अर्न कर पाएँ। क्लियर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है। 2005 जिसे हम 100 दिन रोजगार योजना भी कहते हैं। क्लियर। 2005 में इसे लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा। तो इसका मेन मोटिव यही था कि जो 18 से अप हैं, ठीक है, उनको एटलीस्ट 100 डेज़, मिनिमम 100 डेज़ एम्प्लॉयमेंट मिले, जिससे कि वो अपने आप को बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आ सकें। ठीक है। और उसमें जो 1/3 था वो वुमेन के लिए था। मीन्स कि अगर 100 जॉब्स हैं कहीं तो उसमें जो उसका 1/3 है वो वुमेन के लिए है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि और इसमें क्या था कि गारंटी दी गई इस स्कीम की कि इस स्कीम में जो फंड्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएं हर स्टेट में। ठीक है। स्टेट एम्प्लॉयमेंट था ये कि हर स्टेट में एटलीस्ट इस जो फंड है वो प्रोवाइड करवाए जाएं। क्लियर। नेक्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी
मिशन जो कि 2007 में चलाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा। तो इनका जो मेन था कि प्रोडक्शन इंक्रीज करना, किसकी, राइस, व्हीट, पल्सेस, कोर्सेज, सीरियल्स की जो लोग मिनिमम लेते हैं, जिनसे उन्हें न्यूट्रिशन भी मिल सके। क्लियर। तो उन चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज की जाए। क्लियर। नेक्स्ट था हमारे पास नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो कि 2011 में चलाया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा। इसका भी मेन मोटिव क्या था कि जो पुअर हैं, ठीक है, उनको पॉवर्टी लाइन से अप लेके आने के लिए जो उनका मिनिमम लाइवलीहुड के लिए जो उन्हें रिक्वायरमेंट है वो उन्हें प्रोवाइड करवाई जाए, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो स्टार्ट करे जाएं विलेज लेवल पे, ताकि जो उनकी रिक्वायरमेंट है क्रेडिट की वो विलेज लेवल पे ही पूरी हो पाए। क्लियर। नेक्स्ट है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जो कि 2013 में लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। तो इसका भी मेन मोटिव था कि अर्बन एरियाज़ में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च करा जाए, ताकि जो अर्बन एरिया के पुअर पर्सन हैं उनको भी पॉवर्टी लाइन से अप लाया जा सके। क्लियर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना जो कि 2014 में लॉन्च करी गई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा। तो इसका क्या एम था कि जो लोग जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं है उनके बैंक अकाउंट्स खोले जाएं जीरो बैलेंस पे। क्लियर। और जिसका टारगेट था कितना था, 1.5 करोड़ बैंक अकाउंट ओपन करने का, ताकि जो सब्सिडीज़ हैं, पेंशन स्कीम्स हैं, इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, वो इन्हें इसी अकाउंट में प्रोवाइड करवाई जा सके, जिससे कि प्रॉपर डेटा रहे गवर्नमेंट के पास। क्लियर। कि किसको पेंशन दी जा रही है, किसको नहीं दी जा रही। जैसे हमने बात करी थी कि करप्शन की, ठीक है, बहुत सारी करप्शन होती है, ये है जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पा रहा। तो ये एक वे था, ठीक है, उन लोगों को टारगेट करने का जिनको हमें वो टारगेट करना था। ठीक है, उनके अकाउंट्स खोले गए ताकि हम उन्हें डायरेक्टली उनके अकाउंट्स में ही ट्रांसफ़र किया जाए। ठीक है। पहले क्या होता था कि जो पंचायत में जो पेंशन थी वो पंचायत मेंबर जो होता था उसके पास आती थी, जो सरपंच के पास आती थी वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करता था। ठीक है। तो जिससे क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती, जैसे कोई गांव में अगर मर भी गया तो उसकी भी पेंशन ले जाते थे, वो खुद खा जाते थे। क्लियर। तो उस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं भेजा जाता था कि ये पर्सन अभी नहीं है। क्लियर। तो ये चीज़ें जो थी, इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए ऐसी स्कीम्स लाई गई ताकि जो जिस पर्सन का अकाउंट है वही उससे विड्रॉ करवा सके और उसी के अकाउंट में वो पैसे डाले जाए जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कि 2015 में चलाया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा। ठीक है। इसका मेन मोटिव क्या था कि फ्रेश जो लेबर है, ठीक है, उनको ज़्यादा मोटिवेट करा जाए। ठीक है। जो यूथ है उसको मोटिवेट करा जाए लेबर मार्केट में, या फिर जो लेबर के लिए हमें लोग चाहिए उसके लिए फ्रेश लोग जो हैं उनको ज़्यादा मोटिवेट करा जा सके। क्लियर। नेक्स्ट है संसद आदर्श ग्राम योजना जो कि 2014 में ही चलाया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो रूरल एरिया के जो विलेजेस हैं, ठीक है, उनको मॉडर्न विलेजेस बनाया जाए, आदर्श विलेजेस बनाया जाए। तो 2019 तक 3 विलेजेस को आदर्श विलेजेस बनाया गया है और जो टारगेट है तो 2024 का वो 5 विलेजेस को मॉडल विलेजेस बनाना है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो कि 2015 में चलाया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा। तो इसका क्या मोटिव था, जो पुअर हैं, ठीक है, जो लोग पहले इस स्कीम में नहीं आते थे, लाइफ इंश्योरेंस जैसे इसकी जो इसमें नहीं बीमा योजना में लाया जाता, तो लाइफ इंश्योरेंस को भी अब इसमें लाया गया। और जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं उनको लाइफ इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड करवाई जाए। जैसे हमने अभी बात करी कि जो जन धन योजना चलाई गई थी, अकाउंट ओपन करवाए गए थे, उनके साथ उन्हें स्कीम भी, इंश्योरेंस स्कीम भी दी गई थी। क्लियर। तो इंश्योरेंस स्कीम जो चलाएगी, और जो इस योजना के अंदर जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर जो इंश्योरेंस स्कीम है उसका जो बेनिफिट है, एश्योरेंस अमाउंट है वो 2 लाख तक की है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना है ये भी उन लोगों के लिए है जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, जिनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं, जिनको मिलने चाहिए बट वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहे, उन लोगों के लिए बीमा योजना है कि उनको टारगेट किया जाए कि जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है और मिल नहीं पा रहे हैं तो उन्हें ये जो
इंश्योरेंस है वो स्कीम्स प्रोवाइड करवाई जाएँ। नेक्स्ट है नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। मैटरनिटी स्कीम जो है वो वुमेन्स के लिए स्पेशली, ठीक है, 2016 में से लॉन्च करा गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा। तो इसका मेन मोटिव क्या था कि जो वुमेन 90 से अप हैं, जिनकी एज 90 से अप है और वो प्रेग्नेंट है, तो उन्हें 6000 की अमाउंट जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्लियर। तो जो ये 6000 की अमाउंट है वो बिफोर बर्थ जो है 3 इंस्टॉलमेंट्स में प्रोवाइड करवाई जाएगी 12 to 8 वीक्स में, ठीक है। तो ये जो स्कीम है, इवन कि अगर आफ्टर बर्थ वो चाइल्ड की डेथ भी हो जाती है तब भी ये अमाउंट जो है वो उसे प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, ठीक है, जो 2016 में चलाएगी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा। तो इसका मेन मोटिव क्या था कि जो लोग हैं जो अभी भी चूल्हा जलाते हैं, ठीक है, उनको एलपीजी जो सिलेंडर्स हैं, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस है वो प्रोवाइड करवाई जाए। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट करे गए थे एलपीजी सिलेंडर्स, एलपीजी कनेक्शंस वो थे 50 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो कि 2016 में चलाया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा। तो अब इसका क्या मोटिव था कि ये स्कीम थी कि जो लोग जिनके पास ब्लैक मनी है, ठीक है, वो जो मनी है उनके पास, जो अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी है, अनडिक्लेयर्ड इन्वेस्टमेंट है, वो उसे कॉन्फिडेंशली गवर्नमेंट को बता दे, जिसपे उसे उन्हें फ़ाइन लगेगा 50% का, ठीक है। और एडिशनल जो होगा, अगर वो इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो 25% का उन पे एडिशनल जो है फ़ाइन रहेगा। और ये जो है उन्हें रिफंड कर दिया जाएगा आफ्टर 4 ईयर विदाउट एनी इंटरेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलर चरखा मिशन 2018 मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस द्वारा ये चलाएगा, ठीक है। इसका एम क्या था कि जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, नियर अबाउट 1 लाख तक के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना सोलर चरखा क्लस्टर इन रूरल एरियाज में, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, जिसे हम पोषण अभियान भी बोलते हैं, पोषण अभियान, जो 2018 में स्टार्ट करा गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, जिसका मेन मोटिव यही था कि जो अंडर नरिश्ड हैं, ठीक है, लोग, उन चिल्ड्रन, वुमेन, उनको एटलीस्ट उतना दिया जाए, उतना न्यूट्रिशियस फूड दिया जाए कि उनको पोषण मिल सके। जो उनको पोषण नहीं मिल पा रहा, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा उनके फूड से, तो इतना एटलीस्ट उन्हें फूड प्रोवाइड करवाया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि आंगनबाड़ीज़ जो होती हैं वहाँ पे वुमेन और जो चाइल्ड है, ठीक है, उसके लिए जो चाइल्ड है वहाँ पे जाता है, उसको राशन मिलता है, दिया जाता है, ठीक है, जिसमें दलिया आता है जो न्यूट्रिशियस है, ठीक है, और पंजीरी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं, जिनसे उन्हें जो पोषण है वो मिलेगा, वो चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उन्हें भी वहाँ से ये सारे राशन प्रोवाइड होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, ठीक है, जो कि 2019 में स्टार्ट हुआ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा, ठीक है। इसका मेन मोटिव क्या था कि ये जो स्कीम है इंट्रोड्यूस करी जाए, ओल्ड एज जो लोग हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए। क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स, जिसे हम बोलते हैं आत्मनिर्भर निधि योजना, ठीक है, जो 2020 में स्टार्ट करी गई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा, जिसका मेन मोटिव क्या था, जो वेंडर्स, ठीक है, कोविड-19 की वजह से जिनका जॉब चली गई है, जिनको लॉस हुआ है, तो उनको वो फैसिलिटीज़, क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना उन वेंडर्स को, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास एक्सट्रीम पॉवर्टी फेल %% फ्रॉम 2011 to 2019। कितनी पॉवर्टी रिड्यूस करी थी 2011 to 19? यस, इट्स 12.3%। 12.3%। क्लियर। नेक्स्ट है अर्बन पॉवर्टी रोज बाय %% ड्यूरिंग द 2016। अभी हमने इसको पढ़ा कि 2016 में जो अर्बन पॉवर्टी है वो इंक्रीज कर गई थी। कितने % के साथ इंक्रीज कर गई थी? वो 2% के साथ। क्यों इंक्रीज कर गई थी? जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसकी वजह से। क्लियर। नेक्स्ट है द गोल सेट अंडर द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इन 2017 एम्ड एट
रिडक्शन इन स्टंटिंग ऑफ डैश पर ईयर, कितना उसमें रिडक्शन आई थी 2017 के, हमने एम करा था, गोल कितना सेट करा था कि कितनी रिडक्शन आनी चाहिए, बट आई तो 0.7 थी, ठीक है, 3% पॉइंट आई थी 4 सालों में, ठीक है। तो वो जो हमने एम था वो कितना करा था, एम करा था हमने 2% पॉइंट का, ठीक है, हमने एम करा था कि पर ईयर वो रिडक्शन है 2% पॉइंट आनी चाहिए, ठीक है। जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जो हमारी स्कीम है वो कब एस्टेब्लिश करी गई थी, कब लॉन्च हुई थी, यस वो कब लॉन्च करी गई थी 2 Feb को 2006 में, क्लियर। नेक्स्ट है मोर देन डैश हाउस होल्ड्स, कितने हाउस होल्ड्स को इस स्कीम ने वर्क एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाया था, यस एनी आइडिया, अभी हमने डिस्कस करा इसको, यस 4.47 करोड़, क्लियर, इतने लोगों को इसने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाई थी इस स्कीम में 2009 तक के, क्लियर। नेक्स्ट है अब हमारे पास लैक ऑफ पॉलिटिकल विल के लैक होने से जो हमारा सरप्लस है लैंड का वो कितना डिक्लेयर करा गया था, कितना सरप्लस लैंड का डिक्लेयर करा गया था 2% ओनली 2% हमारे पास कल्टिवेटेड जो एरिया का सरप्लस डिक्लेयर करा गया था, क्लियर। ये था हमारा आज का लेक्चर, so please like, share and subscribe our channel and don't forget to press bell icon to get notification for our upcoming videos. Thank you.